जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज आपका क्लास जो है लाइव आने में थोड़ा सा देर हो गया। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था जिसकी वजह से लेट हो गया। कोई बात नहीं, आज क्लास चलेगा, लेकिन ये जो क्लास का ड्यूरेशन रहेगा थोड़ा सा कम रहेगा। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसके तीसरे लेक्चर की बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग कूलाम के नियम और कूलाम के नियम की सीमाएं और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे। आज का क्लास बेहद ही शानदार भी है, क्योंकि इस चैप्टर का ये पहला नियम है। क्यों कहे कि क्लास 12 जो फिजिक्स है उसमें पहला नियम आज पढ़ने जा रहे हैं, तो बहुत ही शानदार तरीका से आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाएगा। तो आप सब पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिए। हम आज जो है बहुत ही आसान भाषा में आपको कूलम का नियम समझाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के आज का जो क्लास है, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज में थोड़ा सा आपको अंतर दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, हम लोग शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो ये तीसरा लेक्चर है इसमें हम लोग जो बातें कवर करेंगे एक एक करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा जो लक्ष्य है गांव को पढ़ाना है, इंडिया को बढ़ाना है, उसके तहत ये बैच जो है बिल्कुल फ्री है। आप पहली बार विजिट किए हैं और आपके सामने ये वीडियो आ गया है और आप या आपके घर के कोई बच्चा जो है क्लास 10 और 12 में पढ़ने वाला है तो उसको ये यूट्यूब चैनल जरूर बताइए, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग आज जो है ये मेरे बैच का नाम जो है वो जुनून बैच है। जुनून बैच के तहत आपको ये फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। इसमें बहुत सारा चीजें जो है आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे फीचर है लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज नोट्स में मिलेगा। चैप्टर वाइज नोट्स के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको बहुत सारा चीजें जो है गेस्ट क्वेश्चन भी उसी में आपको मिलेगा। पीडीएफ से जितनी भी सामग्री है उसी टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो बिना देरी के आप उस चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। चलो, जीत और हार आपके सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मानोगे तो हार होगी और ठानोगे तो जीत। आप हालातों से लड़कर जीत नहीं सकते हैं, इसलिए इसे बदलो। आप हालातों से लड़कर जीत नहीं सकते हैं, इसलिए इसे बदलो, ठीक है। तो जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मानोगे तो हार होगी और ठानोगे तो जीत होगी, ठीक है। हमारा जो पहला आज का टॉपिक है जिसमें हम लोग समझने वाले हैं कूलाम का नियम। तो भैया कूलाम जो है, जिनका पूरा नाम सीए कूलाम था, सीए का मतलब चार्ल्स एंगस्ट्रॉम डी कूलाम, ठीक है। उन्होंने सन 1785 में एक नियम का प्रतिपादन किया। हम लोग अभी तक जान रहे थे कि दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, दो विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, दो प्रकार का बल कार्य करता है आवेशों के बीच, जिसको सम्मिलित रूप से हम लोग विद्युतीय बल कहते हैं। तो इनके मन में एक विचार आया कि भैया ये दो सजातीय आवेशों के बीच जो प्रतिकर्षण बल है, दो विजातीय आवेशों के बीच जो आकर्षण बल है, वो बल को कैसे ज्ञात किया जाएगा। उस बल को ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक नियम बताया और उन्होंने उसमें कुछ कंडीशन रख करके बनाया कि ये केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होगा और केवल स्थिर आवेश के लिए लागू होगा। यह नियम केवल दो आवेशों के लिए लागू होगा। ये बहुत सारा बातें आपको अभी हमने बताया। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हम बढ़ते हैं आगे। सन 1785 में सीए कूलाम, सीए दैट मींस चार्ल्स एंगस्ट्रॉम डी कूलाम ने दो स्थिर बिंदुवत आवेश, यहां पर आप दो स्थिर बिंदुवत आवेश यहां पे बोल सकते हैं, दो स्थिर बिंदुवत, दो स्थिर बिंदुवत दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। ये जो मैंने बातें लिखा है ये हवा फिटकरी है, ये नियम नहीं है। इसमें यह पता चला कि कूलाम का नियम दो स्थिर आवेश के लिए और बिंदुवत आवेश के लिए, यानी केवल यह बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। क्या है भाई, एक आवेश यहां पर बिंदु ए पर है, एक आवेश बिंदु बी पर है और ए और बी के बीच की दूरी आर है, यानी दो आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, आर है। ए पर Q1 आवेश है, बी पर Q2 आवेश है। तो इस नियम के अनुसार कूलाम ने जो नियम बताया था वो नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले
दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल, जो विद्युतीय बल है, विद्युतीय बल मतलब आकर्षित करने वाला बल और प्रतिकर्षित करने वाला बल, दोनों आवेशों के परिणामों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसी को व्युत्क्रमानुपाती वर्ग नियम भी कहा जाता है। ठीक है, आप यहां से फिर से समझ सकते हैं, इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युतीय बल है, दोनों आवेशों के परिणामों के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से एक बार हम बता दें कि सन 1785 में सीए कुलाम ने दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कुलाम का नियम कहते हैं। यह नियम क्या है? इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को सम्मिलित रूप से हम लोग विद्युतीय बल कहते हैं। तो लगने वाला विद्युतीय बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, और यह जो बल है, अगर मान लेते हैं कि ये दोनों बिंदु आवेश इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो रेखा है, मिलाने वाली रेखा है, इसी का अनुदिश काम करेगा। यानी इसके बीच आकर्षण बल लगे चाहे प्रतिकर्षण बल लगे, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का अनुदिश कार्य करेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यहां पर कुलाम के नियम से अगर बात करेंगे तो कुलाम के नियम से उसने कहा था कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, तो F समानुपाती Q1 Q2, इसको हमने मान लिया समीकरण 1, और F समानुपाती 1/r², इन दोनों समीकरण को मिलाते हैं तो मिल जाएगा F समानुपाती Q1 Q2/r²। ठीक है, F बराबर K Q1 Q2/r², जहां K एक समानुपातीय नियतांक है और K जो है इन दोनों आवेशों के बीच के माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी इसके अंदर वायु रहेगा तो अलग होगा K का मान, जल रहेगा तो अलग होगा, धातु रहेगा तो अलग होगा। यानी ये K जो है इन दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। तो यहां पर ये जो K आप देख रहे हैं, K क्या है? एक समानुपातीय नियतांक है। K क्या है भैया? तो K जो है एक समानुपातीय नियतांक है। K एक समानुपातीय नियतांक है। ओके, एसआई पद्धति में जो K का मान होता है, एसआई पद्धति में अगर हम बात करें कि एसआई पद्धति में K का मान क्या होता है, तो एसआई पद्धति में K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी जो K आप देख रहे थे, इस K का एसआई पद्धति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मान होता है, और ये क्या हो जाता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। न्यूटन यानी K का मात्रक ये हो जाएगा, और K का मान क्या होगा भैया? K का मात्रक ये मिलेगा, और K का जो मान होगा, मान जो होगा 9 × 10⁹ और मात्रक जो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। जहां ये आप देख रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट ये मुक्त आकाश की या निर्वात की, मुक्त आकाश की या निर्वात की परावैद्युतता, जिसको विद्युतशीलता के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम लोग समझेंगे कि परावैद्युत क्या होता है, विद्युतशीलता क्या होता है, परावैद्युतता क्या होता है, परावैद्युतांक क्या होता है, अपेक्षिक परावैद्युतता क्या होता है। सभी टर्म को हम आपको अच्छे तरीका से डिफाइन करके समझाएंगे। तो एप्सिलॉन नॉट मुक्त आकाश की परावैद्युतता है, तो यहां से जब तुलना करोगे तो ये 1 है और ये कांस्टेंट है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट नहीं हो जाएगा, तो K बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट के समानुपाती, यानी K समानुपाती हो गया। ये हमने लिखा है समानुपातीय चिन्ह लिखा है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 8.854, कई जगह पे 8.854 नहीं दिया रहता है, 8.854 × 10⁻⁻12, और ये K के मात्रक के उल्टा हो जाता है। यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है, यहाँ पे कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। और कई जगह पे ऑब्जेक्टिव में आपको ये देखने को मिलेगा, वो क्या मिलेगा जी? फैराडे प्रति मीटर। इसको भी याद रखना है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? फैराडे प्रति मीटर। हमने पढ़ने के लिए इधर हिंदी में भी लिख दिया है। K का बीमा क्या होगा? तो K का बीमा m के पावर 1, m के पावर 1, l के पावर 3, t के पावर 4, a के पावर -2। मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बता देंगे कि किसी भी राशि का भौतिक बीमा जो है, यानी उसके बीमीय सूत्र को कैसे निकाला जाता है, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा देंगे। ठीक है,
एप्सिलॉन नॉट जो है वो के के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका बीमा बस इसको उलट दो, तो इस पर पावर प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, माइनस था तो प्लस, केवल इसमें पावर को निगेटिव पॉजिटिव कर देना है। क्योंकि यह है क्योंकि के जो है 1/एप्सिलॉन नॉट के व्युत्क्रमानुपाती है। सीजीएस पद्धति में अगर के का कोई मान पूछेगा कि सीजीएस पद्धति में सर के का मान कितना होता है, तो सीजीएस पद्धति में जो है के का मान, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीजीएस पद्धति में के का मान कितना होगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। सीजीएस पद्धति में के का मान क्या होता है, 1 होता है। और न्यूटन के जगह पर हम लोग डाइन लिखेंगे, मीटर के जगह पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और आवेश का SI मात्रक ESC होता है, तो ESC के पावर -2। यानी अगर कोई पूछेगा कि सीजीएस पद्धति में के का मान, तो आप बता ही दोगे के का मान कितना होगा गुरुवर, तो के का मान जो होगा 1 होगा, मात्रक हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ESC स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। उसके बाद हम लोग एक यहाँ पर बात समझने वाले हैं कूलॉम के नियम से ही संबंधित। यहां से भी प्रश्न आपके पास आ जाते हैं, कई जगह बुक में आपको इस तरह के भी मिलेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि जो ये आवेश है, पहले हमारे पास क्या था, वायु था, इसके अंदर क्या भरे थे, हवा भरे थे। तो अगर हवा है तो इसके बीच लगने वाला बल ये होगा। अब मान लेते हैं कि हमने इसके अंदर कोई माध्यम रख दिया, ठीक है, माध्यम रखा और इस माध्यम की परावैद्युतांक एप्सिलॉन है। ठीक है, तो अब इस पर लगने वाला बल क्या होगा, वही बात यहां पर मैंने लिखा, यदि दो आवेशों के बीच निर्वात या वायु हो, हवा न हो करके कोई माध्यम हो, और उस माध्यम की परावैद्युतांक हमने लिया है एप्सिलॉन, तो उसके बीच लगने वाला बल उस माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता या परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर पर निर्भर करता है। एप्सिलॉन आर जो होता है, एप्सिलॉन आर हम लोग आगे चल करके देखेंगे, एप्सिलॉन आर को ही परावैद्युतांक या आपेक्षिक परावैद्युता भी कहा जाता है। आपेक्षिक परावैद्युता बोलो चाहे परावैद्युतांक बोलो एप्सिलॉन आर को, तो हम आगे चलकर इसको डिफाइन भी करेंगे, लेकिन अभी समझते हैं कि एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा के एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां से एप्सिलॉन अगर निकालेंगे तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, क्योंकि इसको गुणा कर देंगे बाई क्रॉस, तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। कई जगह पर ये एप्सिलॉन जो है, यहाँ पर जो माध्यम का मैंने मान एप्सिलॉन लिया है, तो कई जगह पर इसका मान लो क्या ले लेते हैं, के ले लेते हैं। ठीक है, तो कई बुक में आपको एप्सिलॉन की जगह पर के मिलेगा, तो यहाँ एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन की जगह पर के रख दोगे तो के इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट और इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन आर। तो इस प्रकार जो माध्यम के उपस्थिति में जो कूलॉम बल होगा वो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा, क्योंकि हवा रहता, एप्सिलॉन नॉट लगाते हैं, हवा नहीं है तो यहाँ पे एप्सिलॉन लगाए हैं Q1 Q2 बटा के आर स्क्वायर, और इस एप्सिलॉन की जगह पर हम मान पुट कर देंगे। एप्सिलॉन का मान कितना है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटा के आर स्क्वायर। तो कई जगह पर के के जगह, इसके जगह यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के जगह पर क्या दिया रहता है, के दिया रहता है, और यूपी बोर्ड के सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा के मान। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा तबीयत खराब की वजह से जो है उतना एक्साइटेड स्टेट में नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर जो जुनून है वो आपको दिख रहा होगा, जुनून है, जुनून बैच के साथ। चलिए, तो आप सब स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। इसके पहले वाला यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शुरू से स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो क्या भाई, कूलॉम के नियम की सीमाएं। तो पहले हम लोग बात समझेंगे कि कूलॉम का नियम केवल स्थिर आवेश के लिए लागू हुआ था, और कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए लागू हुआ था, और केवल दो आवेश के लिए लागू हुआ था। तो इसे लिख देंगे यह केवल, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, यह केवल दो स्थिर बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। यानी यह अगर आप पार्ट वाइज पार्ट करके बोलोगे तो बोल सकते हो यह केवल दो आवेश के लिए लागू होता है, यह केवल स्थिर आवेश के लिए लागू होता है, यह केवल बिंदुवत आवेश के लिए लागू होता है। तो 3 को बना दोगे, लेकिन एक ही सेंटेंस के अंदर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं यह केवल दो स्थिर बिंदुवत आवेश के लिए लागू होता है, यानी कि सत्य है। कूलॉम का नियम बहुत अधिक दूरियों, बहुत अधिक दूरी को, बहुत किलोमीटर आगे, यानी लगभग अनंत पर भी ये काम कर सकता है। कूलॉम का नियम बहुत अधिक दूरियों, लगभग
अनंत से लेकर बहुत कम दूरियों के लिए लागू होता है, यानी यह नियम लॉन्ग रेंज का है। ठीक है, बहुत दूर तक ये काम कर सकता है। यह नियम 10 के पावर माइनस 15, 10 के पावर माइनस 15 को 1 फर्मी मीटर कहा जाता है, से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। तो फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 10 के पावर माइनस 15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू क्यों नहीं होता है? क्योंकि 10 मीटर से कम दूरी के लिए नाभिकीय बल प्रबल हो जाता है, नाभिकीय बल काम करने लगता है। जो प्राकृतिक में सबसे ज्यादा अगर मजबूत कोई बल है तो क्या है? नाभिकीय बल है। तो 10 के पावर माइनस 15 मीटर यानी 1 फर्मी मीटर से कम दूरी के लिए कौन सा बल काम करने लगता है? नाभिकीय बल। और विद्युतीय बल से कई गुना ज्यादा मजबूत है नाभिकीय बल, इसलिए विद्युतीय बल नहीं काम करता है। यानी 10 के पावर माइनस 15 मीटर से कम के लिए कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। कूलाम बल विद्युतीय बल तथा केंद्रीय बल है। ये जो कूलाम बल आप देख रहे हैं, तो कूलाम बल विद्युतीय बल है, विद्युतीय तथा केंद्रीय बल है। यानी कूलाम बल विद्युतीय तथा केंद्रीय बल ऑब्जेक्टिव में आपको कई बार पूछा भी है। ठीक है, कूलाम बल न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है, या यूं कहे कि कूलाम बल जो है न्यूटन के गति के, चाहे न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। यानी जो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट है, उनका एक नियम था न्यूटन के तीसरा नियम, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, उसी पर ये काम करता है। यानी F12 बराबर माइनस के F21, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। कूलाम बल जो है व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसमें क्या हो जाता है भैया, F समानुपाती 1/k(r²), इसलिए जो है कूलाम बल जो है वो किसका पालन करता है? तो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो भाई विद्युतीय बल तथा गुरुत्वीय बल की तुलना हम लोग जानते हैं कि अभी हमने आपको बताया कि प्राकृतिक में सबसे मजबूत बल अगर कोई है तो कौन सा बल है? सबसे मजबूत बल जो है वो नाभिकीय बल है, और सबसे कमजोर बल गुरुत्वीय बल है। सबसे मजबूत बल कौन सा है? तो नाभिकीय बल, और सबसे कमजोर बल जो है वो कौन सा बल है भाई? तो वो गुरुत्वीय बल है। इसके अलावा चुंबकीय बल होता है, विद्युतीय बल होता है। तो हम लोग अभी ये दो चीजों का तुलना करने वाले हैं, विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल जो है बहुत ही कमजोर बल है प्राकृतिक में। तो इन दोनों का अनुपात देखा जाए तो विद्युतीय बल बहुत बहुत बड़ा होता है गुरुत्वीय बल से। यानी मजबूत कौन होगा इन दोनों में? तो विद्युतीय बल। प्राकृतिक में सबसे मजबूत बल कौन सा है? सबसे मजबूत बल जो है तो आपका जो है कौन सा बल है गुरु? वो आपका है नाभिकीय बल। कौन सा बल? नाभिकीय बल। और सबसे कमजोर बल है, सबसे कमजोर बल कौन सा है? सबसे कमजोर बल जो है वो कैसा है भाई? तो गुरुत्वीय बल है। अगर मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन है, गुरुत्वीय बल द्रव्यमान के कारण लगता है और विद्युतीय बल आवेश के कारण लगता है। गुरुत्वीय बल किसके कारण? तो द्रव्यमान के कारण, और विद्युतीय बल आवेश के कारण। तो दो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी है और इलेक्ट्रॉन पे आवेश भी है, समान प्रकृति के, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब बल लगेगा विद्युतीय बल, और साथ ही साथ उनके द्रव्यमान की वजह से आकर्षण बल लगता है। अगर इन दोनों का अनुपात कहा जाए, यानी विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात, तो 10 की पावर माइनस 43/m 1 होगा। यानी कि 10 की पावर माइनस 43 होगा। यानी कहा जाए कि विद्युतीय बल गुरुत्वीय बल से 10 की पावर 43 गुना अधिक है। विद्युतीय बल गुरुत्वीय बल से इलेक्ट्रॉन के लिए, दो इलेक्ट्रॉनों के लिए जो विद्युतीय बल है गुरुत्वीय बल से 10 की पावर 43 गुना अधिक है। तो मजबूत कौन हो गया? तो विद्युतीय बल। लेकिन इसी को उलट दिया जाए, हम यहाँ पर विद्युतीय बटा के गुरुत्वीय पूछा है तो ये ऑप्शन आया है, लेकिन गुरुत्वीय और विद्युतीय का पूछ देंगे तो 10 की पावर माइनस हो जाएगा। और ये कई बार आपसे पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में कि गुरुत्वीय बल विद्युतीय बल से उसका अनुपात बताइए। तो गुरुत्वीय बल और विद्युतीय बल का अनुपात जो होगा 10 की पावर माइनस 43/1 या 10 की पावर माइनस 43 लोग बोलते हैं। दो प्रोटॉनों के बीच विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बल का जो अनुपात, ऊपर विद्युतीय है तो मजबूत है, इसलिए 10 की पावर 36/1। और अगर कह दे कि गुरुत्वीय बल और विद्युतीय बल तो माइनस के 36/1। लेकिन उसी में एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए तथा एक प्रोटॉन ले लिया जाए तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा? 10 की पावर 39/1। यानी विद्युतीय बल ऊपर है, गुरुत्वीय बल नीचे है, तो 10 की पावर माइनस के 39 होगा 39। और या उसको अगर गुरुत्वीय बल ऊपर कर देंगे विद्युतीय बल नीचे, तो यहाँ जो प्लस दिख रहा है वो माइनस हो जाएगा। यहां से भी ये प्रश्न कई बार आ जाता है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले ले। इसके पहले वाला यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, लिए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और सबको जरूर लिख लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बात कर रहे हैं, एक कूलम आवेश किसे कहते हैं? तो आप बताइएगा कि कोई तार है क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर IT होता है। ओके, तो इसका डेफिनेशन अगर कोई पूछेगा, मान लेते हैं कोई तार है, इसमें से 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए।
किसी तार से 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उससे प्रवाहित होने वाला जो आवेश होगा उसका जो परिमाण होगा वो 1 कूलाम होगा। तो वही तो मैंने लिखा है, यदि किसी चालक से 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो उस चालक से प्रवाहित होने वाले आवेश को 1 कूलम आवेश कहते हैं। हम लोग जानते हैं Q बराबर IT। Q बराबर क्या जानते हैं गुरु? Q बराबर IT। ठीक है, तो 1 कूलम यहाँ पे लिखेंगे तो ये I के जगह पर विद्युत धारा है तो 1 एम्पीयर इंटू 1 सेकंड, तो 1 एम्पीयर इंटू 1 सेकंड को ही तो 1 कूलम कहा जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अब एक लास्ट जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग देखते हैं कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं आवेश के क्वांटमीकरण से, पहले तो आप देख लो, यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर आवेश आपको दिया है, Q का मान दिया है 1 कूलम, ठीक है ना, 1 कूलम दिया है और N का मान आपसे पूछा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं चूंकि आवेश के क्वांटमीकरण से, आवेश के क्वांटमीकरण से Q बराबर NE प्लस ही हम N लेते हैं, इसका मान तो 1 कूलम हो गया, N का मान आपको पता नहीं है लेकिन E का मान तो आपको पता है 1/6 × 10⁻⁻19। इसको इधर ला दीजिए तो ये N बराबर कितना हो जाएगा, ये भी कूलम ही होता है, तो 1 कूलम बटा के 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये N जो है इसको रहने देते हैं, इस 10 को दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10, तो क्या मिलेगा गुरु? तो यहां से देख रहे हैं कि N बराबर जो होगा ये कूलम से, कूलम को हम क्या कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, तो ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा ये 16, 10⁻19 को ऊपर लेकर चल जाते हैं तो 10⁻+19 होगा, माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस होगा कि नहीं होगा, होगा ही। 19 माने 10⁻19 का मतलब 10 10 10 19 बार है, तो 1 10 इसमें ले लेते हैं, तो पहले से 10 है तो 100 हो जाएगा और बटा के 16 और ये हो जाएगा इंटू के 10⁻18। 100 में 16 से भाग देंगे ना तो 6.25 × 10⁻18, यानी 1 कूलम आवेश जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 कूलम आवेश में इतना इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों कहें कि अगर आपसे कोई पूछेगा 1 कूलम आवेश किसे कहते हैं तो यहां से आप एक अलग डिफिनेशन बता सकते हैं। यदि किसी चालक तार से 1 सेकंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है 1 सेकंड में, तो उससे प्रवाहित होने वाला जो आवेश होगा वो 1 कूलम होगा। कई डिफिनेशन आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहीं पे रहने देते हैं। आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आपको बता दें कि जीवन एक यात्रा है, जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती नहीं जबरदस्त तरीका से तय करें। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती नहीं इसे जबरदस्त तरीका से तय करें। आज की क्लास को हम यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं नए क्लास में नए जोश के साथ, फिर हम लोग कल बात करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर रहने देते हैं और सबसे ज्यादा प्रेरणा मेरे को ये देता है, अगर आप मेरे को अभी देख रहे हैं, अगर कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो अभी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने स्टेटस पर लगा दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाए और अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा पाए और मैं और अधिक मोटिवेटेड हो सकूं और आपको और ज्यादा देर तक पढ़ा सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।